So let's start with this chapter which is not very tough. देखो, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड पूरे चैप्टर में कि जो ब्रिटिश राज था उसके वजह से क्या क्या हम लोग को इन्फ्लुएंस हुआ, जो वेस्टर्न फैशन स्टेटमेंट था उससे क्या इन्फ्लुएंस हुआ. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश राज था वो एक्चुअली था क्या, वो कब आया. तो वो 1858 में आया, जब जो रूल ऑफ गवर्नेंस था, जब रूल किया जाता था एज अ गवर्नमेंट बन के, जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करता था, वो रूल और वो पावर अब एक क्राउन में शिफ्ट हो गया था, और जिस क्राउन को 1858 में क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया था. ठीक है. अब उसके बाद एक चीज़ है जो मेंशन किया गया है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको 1876 में इम्प्रेस ऑफ इंडिया बोल दिया गया था. इम्प्रेस मतलब जो एम्पायर की वाइफ हो, और काइंड ऑफ फीमेल वर्जन ऑफ एम्पायर. ओके. उसके बाद 1947 तक जब ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया का ये मतलब है कि जो इंडिया था, तो इंडिया में जहां पे ब्रिटिशर्स का रूल था उसी को बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. और इसमें क्या हुआ था, 1947 में इसको दो पार्ट में बांट दिया गया था, जिसको बोला गया था दो डोमिनियन स्टेट्स. अब डोमिनियन स्टेट्स वो स्टेट्स होता है जिसको मिलिट्री पावर्स हम ब्रिटिशर्स के तरफ से मिल रहा था, क्योंकि उस वक्त उन दो स्टेट्स का अपना कोई भी गवर्नमेंट नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था उस वक्त. तो उसको बाहर से एक फॉरेन मिलिट्री पावर मिल रहा था फॉर प्रोटेक्शन. तो वो जो दो डोमिनियन स्टेट्स डिवाइड हुआ उसको इंडिया और पाकिस्तान बोलते थे. उसके बाद जो बचा हुआ प्रिंसली स्टेट्स था, मतलब जो स्टेट्स जिसको एक राजा गवर्न कर रहा था, वो राज्य पे चल रहा था, उसके पास ऑप्शन था कि या तो आप इंडिया चूज कर लीजिए या तो आप डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान यूज कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, जो टू न्यू डोमिनियन जो बना था वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में तब्दील हो गया. इसका मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उसके बाद वो बिल्कुल सोवेरियन हो गया था. इसका मतलब उसके पास जो राइट्स था, जो रेगुलेशंस, जो भी रूल्स होते, वो सब वो लोग अपना पर्सनली गवर्न कर रहे थे खुद को. उनके पास कोई भी बाहर से फॉरेन रूल्स या रेगुलेशंस नहीं था और उस पर वो लोग काम नहीं कर रहे थे. और जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, जिसका ईस्टर्न हाफ पार्ट जो था, ईस्टर्न हाफ पार्ट वो आगे जाके डिवाइड हो गया और उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बना दिया गया. ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो बर्मा, जो प्रोविंस था बर्मा का, जो बर्मा एक जगह है जहां पे अगेन ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे, वो एक कॉलोनी बना लिया था, अपना सेपरेट कॉलोनी बना लिया था 1937 में, जो कि आगे जाके इंडिपेंडेंट हो गया 1948 में. उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो था उसका इकोनॉमी पे क्या असर हुआ था. तो लेट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इसका मतलब 1850s के बाद, जो कि बोथ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, उस वक्त क्या हुआ था, जो कि इंडिया का जो ब्रिटिशर्स क्राउन था, मतलब इंडिया में जो ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे, और साथ में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा था, उसके वजह से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन मतलब आयरलैंड, इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन का जो इकोनॉमीज था उसको इंटरवाइन मतलब एक तरीके से मिला दिया जा रहा था. कब? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? जब जो इंडिया में डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करता हुआ ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश पावर इंडिया में डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, साथ में जब टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ था, तब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. ओके. उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए थे ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में. ऑल्सो ये कब हुआ था, ये कहना चाह रहा है कि म्यूटिनी एक प्रोसेस था, जब जो आर्मी थे जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और उस रिवॉल्यूशन के पहले ही बहुत सारे चेंजेस ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन में आ चुके थे. उसके बाद डलहौजी नाम का एक इंसान था जो कि गवर्नर जनरल था उस वक्त, जो इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था. उन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज किए थे बहुत जल्दी ग्रेट ब्रिटेन में, जिसकी वजह से इंडिया में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजीज में देखा गया था. और
रेलवेज, रोडवेज, कैनल्स और ब्रिजेस बनाया गया था इंडिया में। उसके बाद ऑल्सो टेलीग्राफ लिंक्स को सेटअप किया गया था ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाए। आई मीन टू से कि पोर्ट्स था, पोर्ट्स मतलब वो साइड होता है क्योंकि सी वे से सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था, तो पोर्ट्स पे सिर्फ हम लोग नहीं उगा रहे थे कॉटन का जो था कल्टीवेशन हो रहा था वो बहुत सारे मिडवेज में भी हो रहा था इंडिया के। तो अब उसको मिडवेज से पोर्ट पे लाना वाज वेरी टफ टास्क। सो फॉर दैट से टेलीग्राफ लिंक्स और जो भी ट्रांसपोर्टेशन था जैसे कि रेलवेज उसको बनाया गया ताकि हम लोग इजिली जो है किसी भी मिडवे से पोर्ट पे लेके आए अपना कल्टीवेटेड कॉटन। और भी बहुत सारा टेक्सटाइल था जो कि कल्टीवेट हो रहा था, जैसे कि बॉम्बे से हम लोग इंग्लैंड की ओर ट्रांसपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं क्लोथिंग का। जो क्लोथिंग था वो बोथ मेन और विमेन दोनों का रूरल ब्रिटेन में काफ़ी ट्रेडिशनल अटायर था और वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग रहा लोगों के लिए। और फिर एक चॉइस हो गया था लोगों के पास कि मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे उनके पास एक चॉइस था कि वो आउटडोर में कुछ और पहनते थे, शूटिंग में कुछ और पहनते थे, फिशिंग के लिए कुछ और पहनते थे। ऑल्सो लाइक जब वो पिकनिक जाते थे, पिकनिक्स के लिए, वॉकिंग के लिए जाते थे, गार्डनिंग के लिए जाते थे, तो वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे। ऑल्सो जब वो लोग ऐसे इवेंट्स में जाते थे जैसे हॉर्स रेसेस, ये सब जो इवेंट्स होते थे, बियर फेस्टिवल, कंट्री फेस्ट, इन सभी इवेंट्स के लिए भी उनके पास एक अलग तरीके का कपड़ा होता था। ऑल्सो कंट्री साइड लीजर वेयर नाम का एक चीज था जिसको कहते हैं कि लीजर वेयर एक्चुअली वो होता है जो आप इनफॉर्मली, जैसे कि आप जिस दिन आप काम नहीं करते, लीजर वो डेज होता है जब आप काम नहीं करते, दे आर द कैजुअल इनफॉर्मल डेज। तो कंट्री साइड लीजर वेयर वो कपड़ा था जो इनफॉर्मल होते थे, जैसे ट्राउजर्स एंड ऑल, जो आज भी हम लोग लीजर वेयर पहनते हैं ना अपने वेकेशंस पे और छुट्टियों पे, तो दैट इज कॉल्ड लीजर वेयर। तो कंट्री साइड लीजर वेयर जो था, इस तरीके का जो आउटफिट था जो इनफॉर्मली और कैजुअली वेयर किया जाता था, उनमें से भी कुछ पीसेस और कुछ गारमेंट स्टाइल जो कि प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल और फैशन होते थे, उनको जनरल यूज के लिए ब्रिटेन में पहना जाता था। ठीक है। ऑल्सो ब्रिटिशर्स जो आए इंडिया में वो एज ए ट्रेडर्स आए थे, एज वी ऑल नो वो एज ए ट्रेडर्स आए थे, बट वो 200 ईयर्स के लिए रूल किए थे। और ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उनको एज गोरा साहेब्स और मेम साहेब्स के तौर पे जाना जाता था और बोला जाता था। और बहुत सारे जो मतलब लाइक एवरेज इंडियन, नॉट बहुत सारे, कुछ इंडियन जो थे वो स्पेशल दिखने के लिए अपने आप को अपना जो फैशन स्टाइल था उसको कॉपी कर देते हैं ब्रिटिश और ब्रिटेन फैशन स्टाइल से। और उसके बाद क्या हुआ, फैशन जो था एक कल्चरल आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन बन गया था धीरे धीरे, और जो पूरा कल्चर था, वो पूरा जो कल्चरल आइडेंटिटी था उस वक्त वो चेंज होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया था वो काफ़ी कॉन्वेंट, एजुकेटेड, सेक्युलर था, देशभक्त था, पैट्रियोटिक था, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते थे तो उनको ये चीज़ दिखाना था कि वो सिर्फ इंडिया से बिलोंग करते हैं बट एक पर्टिकुलर रिलीजन या स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं। तो ये दिखाने के लिए दे यूज्ड टू कर्ल देयर हेयर और इंडियन साड़ीज पहनते थे, बट उनके साथ कुछ फॉरेन ब्लाउजेस या पेटीकोट्स पहनते थे। फॉर एग्जांपल दैट रेट्रो स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग जहाँ पे वो बड़े बड़े पोल्का डॉट्स के वाइट साड़ीज विद दैट फुल स्लीव ब्लाउजेस होते थे, वी नेक लाइन्स होता था जिसमें डीपर नेक्स होता था। Now let's talk about the men's clothing. अब अगर मेंस की बात करें तो सबसे पहले जो चीज ऑब्जर्व किया वो लोग काफ लेंथ का फ्रॉक कोट्स पहनते थे। फ्रॉक कोट्स और द कोट्स जो कि एक फ्रॉक के शेप का होता है ऑफ कोर्स, एंड साथ में वो लोग वेस्ट कोट्स पहनते थे जो कि सिंगल ब्रेस्टेड होते थे, कभी डबल ब्रेस्टेड होते थे, और उसमें नॉच्ड कॉलर्स होता था। और जो वेस्ट कोट होते थे, जो स्पेशली जो वेस्ट कोट होते थे वो जो वेस्ट पॉइंट पे पॉइंटेड होते थे, अगर वो डबल ब्रेस्टेड होते थे, सिंगल ब्रेस्टेड होते थे, बट वो वेस्ट पे पॉइंटेड होते थे। ऑल्सो 3-piece सूट्स देखा गया कि लोग काफ़ी पहन रहे हैं, और बहुत ही पैटर्न फैब्रिक्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के फैब्रिक जो शर्ट के लिए यूज होता था। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद फ्रॉक कोट्स और जो सैक कोट्स होता है, जो काफ़ी बैगी टाइप का कोट होता है, जो सैक कोट्स होते हैं उनका साइज जो है, लेंथ वाइज जो साइज है उसको छोटा किया गया। ऑल्सो एक पर्टिकुलर फॉर्मल इवनिंग ड्रेस के लिए जो नंबर ऑफ गारमेंट्स यूज किया जाता था वो था डार्क टेल कोट्स, मतलब टेल कोट्स जो होता था डार्क कलर्स काफी ज्यादा, वहां पे डार्क और ब्राइट कलर्स का काफी इन्फ्लुएंस था, इफ यू कैन सी। तो एक फॉर्मल इवनिंग वेयर के लिए डार्क टेल कोट्स होते थे विद ट्राउजर्स होते थे जो कि अगेन डार्क होते थे, डार्क वेस्ट कोट्स होते थे।
एक वाइट बो टाई होता था और एक शर्ट होता था विथ अ विंग्ड कॉलर। विंग्ड कॉलर कुछ भी नहीं है, वो छोटा आजकल का जो कॉलर है बस समझ लीजिए उससे थोड़ा छोटा, नहीं एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा होता है ताकि वो थोड़ा विंग की तरह मतलब उड़े, ठीक है, विंग कॉलर। उसके बाद 1890s में जब हम लोग देखें कि ब्लेजर इंट्रोड्यूस हुआ, लोग ब्लेजर पहनने लगे फॉर वेरी डिफरेंट पर्पसेस लाइक स्पोर्ट्स, सेलिंग और अदर कैजुअल एक्टिविटीज। बट वन थिंग विच इज नोटिसेबल इज दैट विक्टोरियन एरा में जो हेयर्स होते थे लोगों के, जो मेंस के हेयर्स होते थे वो फेयरली शॉर्ट होते थे, एंड इन रिस्पेक्ट टू दैट जो फेशियल हेयर्स होते थे, मुस्टैशेस होते थे, साइड बन्स, वो भी सब भी शॉर्ट होते थे विथ फुल बियर्ड्स। Now coming to the women's clothing, women's clothing में अगर हम लोग देखें तो collapsed sleeves होते थे, मतलब काफ़ी voluminous sleeves होते थे, lower necklines होता था, elongated V-shaped bodices, मतलब लंबा और वी शेप बॉडीसेस जैसा कि आप देख सकते हैं, और जाके वेस्ट पे वो काफ़ी फ्लेयर्ड हो जाता था इन अ शेप ऑफ डोम और समथिंग लाइक दैट। और फुलर स्कर्ट्स होते थे बाय डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वुमेन, मतलब डिफरेंट स्टाइल्स के तरीके से कैरेक्टराइज किया गया था बहुत ही फुलर स्कर्ट्स को। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो स्कर्ट था वो अगेन डोम शेप में तब्दील हो गया। उसके बाद जो नेकलाइंस थे, वो जो डे ड्रेसेस के नेकलाइंस थे वो इवन लोअर होते गए, वी शेप होते गए, एंड उनका एक जो नीड था वो बस इतना था कि वो बर्स्ट एरिया को कवर कर सके। उसके बाद जब सिंथेटिक डाइज आया तो सिंथेटिक डाइज और जो रेजिंग टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो रहा था, वो उस वक्त की वुमेन को काफी ऑप्शंस दिए, काफी वेराइटी दिए टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू कलर्स, एंड व्हाट दे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड विथ इज ब्राइट कलर्स। गॉडी क्या होता है? ब्राइट एंड वेरी, आज के डेट में बोलते दैट इज वेरी टैकी, लाइक something like a very dark blue or very kind of very mint blue or something, उस टाइप के कलर को काफ़ी वो लोग अडॉप्ट किए। और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस था, मतलब जो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहा था 1860s में, उन्होंने उस वक्त की औरतों को काफ़ी फ्रीडम और चॉइसेस दिया। 1870s में इट वॉज नोटिस्ड कि जो बहुत ही डोम शेप्ड, जो काफ़ी वॉल्यूमिनाइज्ड स्कर्ट्स हैं वो नहीं पहना गया, बहुत ही स्लिमर सिलुएट्स जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया लोगों से। उसके बाद जो बॉडिसेस था, मतलब जो अपर पार्ट था, गारमेंट का अपर पार्ट था, वो नेचुरल वेस्ट लाइन पे रहने लगा। नेक लाइन्स जो था थोड़ा डिफरेंट हो गया, और जो स्लीव्स था वो भी काफ़ी थोड़ा डिफरेंट हो गया, और वो शोल्डर लाइन के अंदर ही रहने लग गया। और एक ओवर स्कर्ट पहना जाता था, ओवर बॉडीज। ऑल्सो 1880s को एक बहुत ही स्टाइलिटिक कन्फ्यूजन का पीरियड बोला गया, बिकॉज एक साइड जो है बहुत ही जो स्लिमर गारमेंट्स, आई मीन स्लिमर सिलुएट्स यूज हो रहा था, वाइल ऑन द अदर हैंड काफ़ी ओवर ऑर्नामेंटेड सिलुएट्स, काफ़ी लाइक कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर और एक्सेसरीज वाला जो सिलुएट्स है वो अडॉप्ट किया गया था। कमिंग टू द फुटवेयर में मोस्टली वेलिंगटन बूट्स देखा गया, जो कि काफ़ी लॉन्ग बूट्स होता है, और लेदर कंट्री बूट्स था, जो कि बेसिकली जिनका काम था वेयर को मड और वाटर से बचाने का ग्राउंड में। ऑल्सो जब वो ट्वीड सूट पहनते थे, ट्वीड एक मटेरियल होता है, काफ़ी कोर्स मटेरियल होता है, कॉटन का ही एक मटेरियल होता है, जिसमें जिसका बना हुआ जो सूट जब वो लोग पहनते थे तो एक चॉइस होता था फुटवेयर का कि व्हाट दे वांट टू वेयर, वो एक्टिविटी और इवेंट के ऊपर डिपेंड करता था। हेडगेयर, कमिंग टू द हेडगेयर, वो काफ़ी फ्लैट कैप, ईरिश वॉकिंग हैट, डीप स्टॉकर हैट, इन सभी चीज़ों को पहनते थे। डीप स्टॉकर हैट इज़ बेसिकली व्हाट शर्लॉक होम्स पहना करते थे। उनको मतलब स्टीरियोटिपिकली जो उस वक्त के इलस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने शर्लॉक होम्स को एक मेमोराइजेबल नेम देने के लिए डियर स्टॉकर हैट को हमेशा उनके ऊपर पहनाया। और बेसिकली वो एक हैट होता था जिसके दोनों साइड फ्लैप्स होता था। उसके बाद इरिश वॉकिंग हैट इज़ द नॉर्मल दीज काइंड्स ऑफ हैट। ऑल्सो जो फ्लैट कैप होता था वो ऑफनली, मतलब काफ़ी बार ट्वीड और कॉटन से बना होता था, और जो कि ट्रेडिशनली फेल्ट मटेरियल से भी बनाया जाता था पहले की ओर। ऑल्सो एक फेदर पिन जो है अटैच किया जाता था ऑन हेड वेयर्स, बी इट वो वुमेन के लिए हो या मेन के लिए हो। ओके, सो कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश साहिब्स एंड मेम साहिब्स जो थे, उनका क्या इफेक्ट था इंडियंस पे।
तो वी विल स्टार्ट विद द रॉयल मैन, और जो रॉयल विमेन और विमेन थे इंडिया के, वो उन्होंने सबसे पहले वेस्टर्न फैशन स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया, और हाँ उन्होंने अडॉप्ट किया, बट व्हेन इट केम टू ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस और एनी सेलिब्रेशंस लाइक बर्थ और डेथ और लाइक एनी सेलिब्रेशन, दे ऑलवेज वेंट टू देयर ट्रेडिशनल ग्रैब, मतलब जो उसका पहले जो उनका ट्रेडिशनल वेयर था, जो भी उनका ट्रेडिशनल स्टाइल था, वो हमेशा उसी पे स्टिक किए जब भी ऐसा कुछ सेलिब्रेशन का अवसर होता था. ऑल्सो दे फेल्ट दैट they were modern and had to have taste like British to reflect that. I mean to say कि उनको ये लगता था कि they are modern, तो for that sake they need to have British taste in their लाइफस्टाइल. ऑल्सो मॉडर्न ब्रिटिशर्स की तरह ड्रेसअप होना या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना या फिर पाइप को स्मोक करना या वेयर करना ब्रिटिश गारमेंट्स को, इट वाज अ फैशन आउट देयर उस वक्त. और ऑल्सो हैट्स और शूज़ जो था वो इंग्लिश और ब्रिटिशर्स को दिखाता था. ऑल्सो एक चीज़ था कि जो लोग फोक और नाइफ से नहीं खाते थे, आई मीन जो खाते थे वो फोक और नाइफ से खाना तो एनीवे क्लासिक कंसिडर्ड हो गया था. क्लासिक इज दैट मोमेंट जब कोई चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए लंबे समय के लिए और आई शेल से कि एक लाइफ टाइम के लिए जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल अ बेसिक टी शर्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिक. तो क्लासिकली फोर्क और नाइफ से खाना अडॉप्ट कर लिया गया था, बट उस वक्त जो लोग फोर्क और नाइफ से नहीं खाते थे उनको लेबल कर दिया गया था एज बारबेरियंस. अब इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश राज ऑन इंडियन कस्टम्स पे क्या इफेक्ट पड़ गया था, तो जब वो अपना वेस्टर्न फैशन और जब वेस्टर्न कल्चर था उसको हर रैंक्स ऑफ सोसाइटी में फैला रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक ट्रेडिशनल नॉर्म को ऐसे तोड़ा कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि एक पर्टिकुलर कास्ट और एक पर्टिकुलर जो स्टाइल और जो आइडेंटिटी होगा वो एक अपना पर्टिकुलर क्लोथिंग पहनेगा. आई मीन टू से कि उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल और पीस ऑफ क्लोथिंग होगा. ऑल्सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, इंडियन जो भी इंडियंस थे, इंडियन लेबर्स और सर्वेंट्स थे जो ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे थे, उनको एक ब्रिटिश अटायर दिया गया, एक ब्रिटिश कॉस्ट्यूम कह सकते हैं दिया गया, और वो चीज़ उनको डेरोगेटरी भी नहीं लगा उस टाइम. दे थॉट इट इज़, और आई शैल से कि वो उस चीज़ को एज अ प्रिविलेज रिमार्क दे रहे थे. ऑल्सो जो उस वक्त के जो दलित्स और जो लोअर कास्ट के लोग थे जो कि अभी तुरंत, और आई शैल से द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में जो तुरंत अभी क्रिश्चियनिटी में डेवलप हुए थे, उनको भी ये बोला गया कि आप ब्रिटिश अटायर पहन सकते हो, वेस्टर्न अटायर पहन सकते हैं टू इराडिकेट द डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस को हटाने के लिए. ऑल्सो उस वक्त जो था, जो लोइंग क्लोथ था, जो एक अंडर गारमेंट होता था, उसको गिव अप कर दिया गया. लोग उसको गिव अप करके ट्राउजर्स पहनने लगे. और वन थिंग विच इज नोटिसेबल दैट जब गांधी जी ने अपना वेस्टर्न अटायर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त गिव अप कर दिया, उसी वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो थे, जिन्होंने शेप किया, जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और उसको शेप किया है, और वो भी एक लोअर कास्ट से थे, फिर भी उन्होंने एक वेस्टर्न सूट को पहना है हमेशा से. और उनका ये कहना था कि वो उनको एक फीलिंग देता था, एक पावर का फीलिंग देता था. ऑल्सो इट वॉज मैंशन दैट इंडियन कॉटन जो था, जो एक्सपोर्ट किया जाता था टू ब्रिटेन फ्रॉम, मतलब इंडियन जो कॉटन था वो एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था इंडियन कॉटन. और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे मिल्स होते थे, और जो मिल्स थे उन मिल्स में बहुत सारे गारमेंट्स बनते थे, और वो जो गारमेंट्स थे वो वापस इंडिया लाए जाते थे. और इंडिया के जो लोग थे उनके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, लाइक वो बहुत सस्ता होता था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. और जो इंडियन मार्केट का जो इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथिंग था, लोगों ने उसको रिजेक्ट करके इन सभी चीज़ों को पहनना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो इकॉनमी था, जो इंडिया का इकॉनमी था, वो बहुत ही डिक्लाइन पे, बहुत ही रिस्क पे चला गया. ऑल्सो उस वक्त महात्मा गांधी ने फिर हैंडस्पन खादी को इंट्रोड्यूस किया, ताकि लोग जो है वो खुद से अपना क्लोथिंग बनाएं और जो फॉरेन मटेरियल है उसको बॉयकॉट करें. धीरे धीरे क्या हुआ,
इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों को लोग जो है वो अपना इंडियन अटायर था, जो इंडियन क्लोथिंग था वो मतलब पहनते तो ज़रूर थे, बट उनका जो ड्रेसिंग हैबिट्स था उसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता था। एटलीस्ट इन पब्लिक उनके कपड़ों में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता था, जिनसे उनका ये कहना था कि वो एक तरीके से फॉरवर्ड थिंकिंग और फॉरवर्ड मूविंग दिखते थे। सो बहुत सारे टेक्सटाइल्स जैसे कैलिको, चिन्स, कश्मीरी, कैलिको इज अ काइंड ऑफ कोर्स कॉटन, चिन्स, कश्मीरी, ये सब चीज़ों को ब्रिटिशर्स के पास एक्सपोर्ट किया। और 17th और 18th सेंचुरी में इंडिया जो था वो काफ़ी रिचेस्ट कंट्री था व्हेन इट कम टू टेक्सटाइल। उनके पास मैक्सिमम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो था वो इंडिया से ही हो रहा था। और इंडियन फैब्रिक्स को देख के जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत खुश हुए थे और उनको लाइक एक एग्जॉटिक फैब्रिक की तरह कंसीडर किया गया और ट्रीट किया गया। और ब्रिटिशर्स लिटरली फेल इन लव विथ कॉटन एंड इंडिगो। उसके बाद जो इंडियन टेक्सटाइल था वो काफ़ी ब्रिटिश टेस्ट को ब्रिटिश राज से पहले इंडियन टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और ब्रिटिश टेस्ट को। बट व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग, जब ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ बहुत चेंज हो चुका था। बहुत ही एक न्यू कल्चर इमर्ज हो गया था और एक न्यू कल्चरल आइडेंटिटी एक्चुअली इमर्ज हो गया था। ऑल्सो एक चीज़ देखा गया था कि जो भी टेक्सटाइल जो था, जो मैन्युफैक्चर हो रहा था इंडिया में, यहाँ तक कि जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा था उसको एंग्लिसाइज्ड किया गया। एंग्लिसाइज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक अंग्रेजी नाम देना, तो एंग्लिसाइज्ड किया गया और उसके बाद एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया। जैसे कि जो मोटिव्स था, जो लोटसेस यूज़ हो रहा था इंडियन मोटिव्स के तौर पे, उसको ट्यूलिप्स में तब्दील कर दिया गया। और जो काफ़ी जो इवेंचुअली जो लेआउट था और जो स्टाइल ऑफ डिपिक्शन था वो काफ़ी विक्टोरियन था। ऑल्सो जो फ्लावरिंग ट्रीज था जो एज अ मोटिव यूज होता था वो एक्सिबरेंट बारोक कर्व्स की तरह डिपिक्ट होने लग गया था।